हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यशीज़। ये सेम चैनल, नया नाम यशीज़ है। 4 साल से वीडियो बना रहे हैं, देख क्यों नहीं रहे हो? परेशान हो गए हैं बोल बोल के। इतना बोल दिया, इतना तो मैंने आज तक किसी को नहीं बोला था। तो करो सब्सक्राइब, देखो हमारी वीडियोस। क्या कर रहे हो तुम? ये ऐसे चलेगा क्या चैनल? बस आई थिंक दिस इज़ मोटिवेटिंग इनफ फॉर यू गाइस। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे चाइना के और यूएस और इन सब का जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में। चाइना क्या फिशी हरकतें कर रहा है, बेसिकली धंधा धंधेली की बात करेंगे आज हम। पैसा पैसेली की बात करेंगे आज हम। तो हमारे जो दूसरे वाले यश भाई साहब हैं, जिनको हम बनिया भी बोलते हैं, तो वो भाई साहब आ गए हैं। उन भाई साहब की सुनते हैं कि भाई क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई साहब, और क्या भाई साहब हाईलाइट करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारा डेटा वेटा भी है आज, तो दिखा देंगे आपको जितना भी है, और फिर आप लोग देख लेना। चलो लेट्स गो। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ डेटा फिगर्स के बारे में, कैसे चाइना, यूएस और इंडिया, हम लोग ब्रॉड बेस्ड स्ट्रोक्स में आइडिया देंगे कि बजट डेफिसिट्स कहाँ जा रहे हैं तीनों देशों की, और किस तरफ वो देश का ट्रिजेक्टरी जा रहा है। जितना बजट डेफिसिट होता है वो कभी ना कभी उस कंट्री को पे बैक करना है, तो उनके ऊपर बर्डन है। सो ये वाला जो एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर एक देश को मेंटेन करना चाहिए, पर वो हर देश मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कल का प्रॉब्लम है, कल देखेंगे, आज ग्रोथ के मजे ले लेते हैं। और यहीं पे मैं बहुत कमेंट करना चाहूंगा इस देश के प्रधानमंत्री को कि भाई गालियां तो खा रहे हैं वो खूब, बट लाइक होता ना, उन्होंने अपना फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है काफी हद तक। अगेन एस्ट्रिक्स के साथ काफी हद तक मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। और दूसरी चीज क्या है, अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे डेटा के ऊपर कूद जाएंगे। अब यहाँ पे भाई साहब बोलिए कौन सा डेटा उनको दिखाना है, पर उसके पहले मैं एक डेटा दिखाऊंगा यहाँ पे। ये एक जबरदस्त हार्वर्ड के बंदे हैं, ऐसे हार्वर्ड को हम बॉयकॉट करते हैं, बट ये बहुत अच्छा डेटा बता रहे थे। इसमें अगर आप देखेंगे रिटेल प्राइसेस, लाइक होता है बोथ ऑफ इम्पोर्टेड एंड डोमेस्टिक, ये यूएस का डेटा है, यूएस के लिए बेसिकली। अगर हम यहाँ पे देखें, जो टैरिफ लगा है उसके बाद डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ने लग गए हैं। मेक्सिको और कनाडा का तो बढ़ ही रहा है, चाइना को तो छोड़ दो, तो अलग ही लीग में चला गया है सडनली। डोमेस्टिक से तो ज्यादा ही हो गया है 25 अप्रैल के बाद में। बट मेरा पॉइंट इज भी, मेक्सिको और कनाडा का जो प्राइसेस है वो अभी भी लोअर है डोमेस्टिक से, और डोमेस्टिक बहुत ऊपर चला गया कंपेरेटिवली, अगर आप जैसे देख सकते हैं। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो टैरिफ वाला गेम है, लॉजिक मैं बोलूंगा थोड़ा सही है जो टैरिफ करना चाह रहा था ट्रम्प, और जिस तरीके से किया है ना, ये जो गुड़ गोबर किया है, अब वो हमारे दूसरे भाई साहब बताएंगे कि कैसे गुड़ गोबर किया है, क्या है ये सब डेफिसिट में, क्या दिक्कत हो रहा है। बात करिए भाई साहब, क्या करना है, यहाँ पे आ हाँ जाते हैं। तो हाँ तो बेसिकली मैं आपको पहले, अच्छा भाई साहब एक बार एक काम करते हैं, ये इंडिया चाइना का डेफिसिट आपको इससे एक क्विक व्यू मिल जाएगा। तो इंडिया हम्म, चाइना के बीच में ओवरऑल ट्रेड जो होता है, नंबर्स की बात करते हैं पहले। 125 बिलियन डॉलर के आसपास होता है, 2023 का डेटा है। अगर आप लेटेस्ट डेटा भी बोलेंगे तो लेटेस्ट डेटा भी इसके अराउंड ही है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इससे। और इंडिया जितना इंपोर्ट करता है, तो टोटल का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों। तो चाइना कितना इंडिया से इंपोर्ट करता है, इंडिया कितना चाइना से इंपोर्ट करता है, वैसा वाला हिसाब किताब दोनों कंट्रीज़ के बीच का। तो इंडिया का जो मेन चीज़ एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो आयरन ओर, और इंडिया जो मेन चीज़ इंपोर्ट करता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स जो चाइना से हैं, वो सिर्फ इंपोर्ट इंडिया के भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी 125 तो सिर्फ इंपोर्ट्स हैं इंडिया और चाइना के। ये डेटा मतलब 160-180 बिलियन डॉलर के आसपास का टोटल ट्रेड है आज की डेट में। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को, वो 18 है बस। तो आप मार्जिन देख रहे हैं। अब ये जो जितना भी गैप है ना, इस पूरे गैप को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, समझे आप? तो इंडिया और चाइना के बीच में लगभग 100 कितना 105-6 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है हर साल का। हर साल का ये ट्रेड डेफिसिट है बेसिकली। इसका मतलब ये, हम चाइना से इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं जितना हम यहाँ पे कर रहे हैं, और अगर हम उसके थ्रू किसी और कंट्री को अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर पा रहे हैं तो हम स्टिल मैनेज कर पाएंगे ये वाली चीज़। क्योंकि अगर हम सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड कर रहे होते तो हम कर्जे में होते बहुत ज़्यादा, लेकिन हम बाकियों के साथ भी कर रहे हैं, बाकी लोग शायद हमारे साथ डेफिसिट में। तो फॉर रेफरेंस हम अब एक बार यूएस और इंडिया का भी दिखाना चाहेंगे भाई साहब को। हम बोलेंगे कि डायरेक्टली आप यूएस और इंडिया वाला खोल दीजिए। जी भाई साहब, ये रहा। तो यूएस इंडिया का अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखेंगे, तो ये ट्रेड डेफिसिट सिर्फ यूएस इंडिया के बीच में लगभग 45 बिलियन डॉलर्स का है। और आप एक बार यूएस चाइना वाला भी खोलिए भाई साहब, वो भी दिखाई देता है। क्योंकि हम तीन इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, यूएस और चाइना वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, एंड बीच में हम इंडिया को एज एग्जांपल देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया बीच में एक्सपोर्ट हेज की तरह आ रहा है। और सिंस हम इंडियन है तो हम हमारी बात तो करेंगे ही, हम थोड़े से नार्सिसिस्ट तो हैं ही।
तो हम ये सब चीज़ें एस्टेब्लिश करने के बाद बोलना चाहेंगे कि यूएस चाइना का ट्रेड डेफिसिट है $295 बिलियन। दिस एस्टेब्लिशेस कि चाइना इज़ जेन्युइनली द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लोग हर चीज़ जाकर के चाइना में बनवा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट है वो आयरन और है चाइना को। उसमें भी इंडिया कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं दे रहा चाइना को, एक आयरन और रॉ मटेरियल दे रहा है चाइना को। इंडिया सिर्फ उसको अगर प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करे तो शायद वो एक्सपोर्ट हम और ज़्यादा, वो सेम ही क्वांटिटी अगर देंगे, अगर हम सिर्फ प्रोसेस करके, वो प्राइस बढ़ जाएगा, वो वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे एक्सपोर्ट्स की, डेफिसिट कम हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि चाइना जैसा देश जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है फॉरेन कंपनीज़ को लेकर के। फॉरेन कंपनीज अगर जा करके खुद की सर्विसेज खुद से इन हाउस चलाती हैं तो चाइना बहुत फ्रेंडली नहीं है। उनको पार्टनर करना पड़ता है चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ, या उनके साथ कोलैबोरेट करके फिर करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स आर लाइक फॉक्सकॉन एंड एप्पल, ये स्क्रीन डिस्प्ले वाले जितने भी लोग हैं, शार्प वगैरह वहाँ पे बनवाते हैं, तो वो सबका एग्जाम्पल। भाई साहब ये आपने इंडिया वाला खोला है। अच्छा। हाँ, बट मैं रफली आपको बताता हूँ। तो चाइना की, हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो भाई साहब इसने ट्रेड के ऊपर इन लोगों ने एक लेजिस्लेटिव प्लान बताया। तो चाइना का लेजिस्लेटिव प्लान है, वो लोग अब थोड़ा सा लिबरलाइज करने की बात कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अगर वो लोग लिबरलाइज करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कम भी होंगी। भाई साहब आप खाली ट्रेड डालेंगे तो आपको आ जाएगा वहाँ पे। हाँ, वो ट्रेड पॉलिसी के अंडर है। नीचे चलिए, और नीचे चलिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए यहाँ पे। सो फॉरेन ट्रेड लॉ के अंडर आ रही है। तो चाइना का जो भी ट्रेड रिलेटेड जो भी कंपनीज आकर के बाहर से बनाना चाहती हैं चाइना के अंदर सामान वगैरह, चाइना वो लिबरलाइज करने की ट्राई कर रहा है, आई थिंक। और ये रिसेंट स्टेप, आई थिंक दिस द स्टेप, क्योंकि सितंबर 24 में ये डॉक्यूमेंट निकला था पब्लिक कमेंट्स के लिए। चाइनीज़ सरकार ने निकाला था पब्लिक कमेंट्स लेने के लिए कि इंडस्ट्री से पूछ लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें वो डालने की ज़रूरत है। मेन जो इसके अंदर लग रहा है मेरे को वो ये है कि एक तो ट्रंप उन लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि आने वाला है, उसमें पंगे पड़ेंगे। दूसरा, उन लोग को लगा कि भाई फॉरेन कंपनीज़ के लिए थोड़ा और कंफर्टेबल ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग बना दूसरों के लिए रहे हैं। चाइना की खुद की कंजम्पशन इतनी नहीं है, वो बाहर के लिए बनाता है, सारी दुनिया के लिए बनाता है। और तीसरा चीज़ जो मेरे को लग रहा है कि ये जो वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया जैसे नेशंस निकल के आ रहे हैं पूरे प्ले के अंदर एज अ हेज फॉर दीज ग्लोबल कंपनीज़, उसके अंदर चाइना अपने आप को कम्पिटिटिव रखने के लिए ये चीज़ करने की ट्राई कर रहे हैं। जी भाई साहब। एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये भी है कि 2024 तक चाइना को ये भी पता चल गया था कि उसका जो रियल एस्टेट बबल है वो बर्स्ट हो गया है। तो अब जो कि वो बर्स्ट हो गया है तो बैंक्स को तो लेंडिंग करना है, फिर भी उनका काम ही वही है लेंडिंग करने का। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इंडस्ट्री को लोन देना भर भर के, एकदम टैंकर भर भर के दिया। आज अगर आप देखेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट कैविएट हमें समझना होगा, जो भाई साहब ने पहले बोला कि इंडिया आयरन और भेज रहा है और वो लोग हमें सर्किट्स भेज रहे बना के। यहाँ पे ये समझिए वो उनके पास स्केल है, उन लोगों के पास इतना चीप कैपिटल है, उन लोगों ने अपना कंजम्पशन को जो मार दिया है बिल्कुल ही। उससे क्या हुआ है, इतने लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बन गए हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है कि उनका कॉस्ट पर प्रोडक्ट जो है वो इतना लो है, वो कोई और कम्पीट ही नहीं कर सकता। अगर आज आप इंडिया को भी देखेंगे, कोई भी प्लेयर है इंडिया में, देयर हैज टू बी अ प्रॉफिट एंगल। इट्स अ प्राइवेट सेक्टर प्ले, पब्लिक सेक्टर में इंडिया हैज नॉट परफॉर्म सो वेल। बैंक्स को भी अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली बैंक्स वापस क्लीन अप हुए, सरकारी भेज चुके। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, दो अलग मॉडल्स हैं। एज मच एज आई वुड लाइक टू से कि होता है ना, इंडिया शुड बी डूइंग दिस, लाइक ये होता है ना, रॉ मटेरियल के जगह कुछ बेटर भेजना चाहिए। बट ये शो करता है सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है इस चीज का, कि उनके इतना कैपेसिटी बिल्ड हो गया। दूसरा चीज जो मुझे लगता है यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है, इतने सालों से चाइना पीछे था, चाइना लर्न करने का कोशिश कर रहा था। अब चाइना आगे है या साथ में है, ये एक मेजर चेंज है जो मुझे लग रहा है जो पहले नहीं था। पहले ईवी जो पहले जो नॉर्मल गाड़ी था उसमें चाइना कहीं भी नहीं था। ईवी के कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आज चाइना आगे है। चाइना आज बैटरी टेक्नोलॉजी में आगे है। चाइना एआई मॉडल वाला जो कर रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना चीपली बनाया है, बट वी हैव टू अग्री कि होता ना कि एक बना दिया उन्होंने मॉडल, लाइक होता ना, वो अब पता नहीं चलेगा उसका कॉस्ट क्या, क्योंकि कहाँ से सब्सिडाइज हुआ वी डोंट नो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लग रहा है, यहाँ पे जो पता चल रहा है कि शी जिनपिंग और चाइना के मेंटालिटी में कि अब हमें अपना कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम चाहते हैं बाहर वाले आए। अब प्रॉब्लम बाहर वालों को हो रहा है, क्योंकि उनके देश में बोल रहे हैं कि घर पे मैन्युफैक्चरिंग करो। दिस इज नॉट अमेरिका थिंग, दिस इज अ वर्ल्ड थिंग। ब्राजील में भी जब चाइना का BYD जाके डंप करने लग गया था गाड़ियों को, तो जो ब्राजील है, जो कि चाइना का एक बड़ा कस्टमर है बाय द वे,
लाइक सॉरी चाइना एक बड़ा कस्टमर है ब्राजील के लिए, और ब्राजील भी गुस्सा हो गया कि यार ये क्या तरीका है, उनका जो कार इंडस्ट्री उनको हैम्पर कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, वो जो डायनेमिक शिफ्ट हो रहा है ना, उससे क्या कर रहा है चाइना, ये जो फीडर इकोनॉमीज है जो भाई साहब ने बोला, वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया, लाइक होता है इंडोनेशिया, जहाँ पे चिप्स हो गया जो भी है। अब जैसे एप्पल का फोन है, इंडिया में जब वो असेंबल हो रहा है, पार्ट्स तो चाइना से ही आ रहे हैं। सो मेरा पॉइंट भी, वी कांट एक्सपेक्ट कि एक दिन में सारा सेटअप इकोसिस्टम यहाँ बन जाए। चाइना कभी चाहता भी नहीं इंडिया में वो बने, बट चाइना चाहता है उसका माल बिकते रहे। एंड दिस इज द थिंग, इंटेंट ट्रम्प का ठीक है, ट्रम्प एकदम सही कर रहा था इंटेंट के हिसाब से, कि वो चाह रहा था कि चाइना का जो बेचने का चीज है ना, अगर वो बेच ही नहीं पाएगा तो उसका जो कैपेसिटी है तो जीरो हो गया ना। योर कैपेसिटी इज एज गुड एज इफ यू कैन सेल समथिंग। उसका सिंपल कहने का मतलब है, जब तक कुछ बेचोगे तभी तो रुपया घर में आएगा, सारा रुपया तो इन्वेस्ट कर दिया है। तो पर ये जो तरीका किया है ना ट्रम्प, उससे क्या हो रहा है, उससे खुद का इकोनॉमी हैम्पर हो रहा है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। भाई साहब क्या राय है, भाई साहब बता सकते नहीं नहीं भाई, एकदम आप सही कह रहे हैं भाई, यश भाई साहब। दूसरा हैं। जो मेरे को लग रहा है इसके अंदर मेन पंगा जो पड़ रहा है वो ये, अगर आप देखें फिस्कल डेफिसिट्स वगैरह की वजह से, क्योंकि चाइना का जो फिस्कल डेफिसिट है अब उसकी वजह से चाइना की रेटिंग्स कम होती जा रही हैं। बिकॉज चाइना एक तो करेंसी मैनिपुलेशन करता है, उसकी वजह से यूएस के एकदम रेडार में पड़ा, ये रेड अलर्ट में पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, क्योंकि चाइना के अब माल बहुत ज़्यादा बना दिया है, डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि चीज़ें थोड़ी महंगी होती जा रही हैं अब चाइना की बनाई हुई भी। ब्रांड वैल्यू चाइना, अनफॉर्चुनेटली चाइना की ब्रांड वैल्यू उतनी अच्छी नहीं हो पाई। चाइना की ब्रांड वैल्यू हमेशा से ये है कि भाई यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट्स, चाइना उसके ऊपर बिल्ड कर रहा है धीरे धीरे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं अब, बट चाइना वो वाली चीज़ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक कि भाई इसकी ब्रांड वैल्यू के चलते बिकें चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चाइना का जो रेवेन्यू है वो उतना नहीं है जितना चाइना अभी भी एक्सपेंडिचर कर दे रहा है, जिसकी वजह से चाइना का फिजिकल डेफिसिट राइज पे जाता जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट राइज पे जा रहा है तो उसकी रेटिंग्स कम है, क्योंकि इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अनस्टेबल लग रही है, क्योंकि रेवेन्यू जब दिख नहीं रहा और ग्लोबल डिमांड थोड़ी कम होती हुई दिख रही है उसके प्रोडक्ट्स को लेके, सप्लाई ज़्यादा कर रखी है तो वो माल उनको कहीं मेंटेन भी करना पड़े। वो सब चीज़ों को देख के ट्रेड रेटिंग्स होती हैं, जिससे पता चलता है कि भाई अगर आप ग्लोबल पैसा जो इधर उधर मूव होता है उसके हिसाब से आपको पता इंटरेस्ट कितना लगेगा, चार्जेस कितने पड़ेंगे, वो आपका जो डिस्काउंटिंग होता है, डिस्काउंटिंग का पूरा प्रोसेस गवर्न करती हैं वो रेटिंग्स। उसके अंदर चाइना अब मार खा रहा है, जो कि एक बड़ी मार है उसके लिए, और अब चाइना उसको भी इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा है। इसलिए वो आई थिंक इतना अग्रेसिव भी जा रहा है, क्योंकि वही वाली बात है, अगर सामने से अटैक हो रहा है तो रैदर देन प्लेडिंग जस्ट अटैक, एंड समटाइम्स अटैक माइट जस्ट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस एज वेल। तो आई थिंक चाइना वो करने की ट्राई कर रहा है। एक और चीज जो है जो चाइना को अब समझ में आ गया है, ये आप समझिए, यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू और लाइक होता है ना आपका एक्सपेंडिचर के बीच में गैप दिख रहा है, उसमें आपको ये भी समझना होगा, यहाँ पे जो इनका ट्रेड सरप्लस है ना, वो ही बुक्स को बैलेंस कर रहा है या जस्ट बैलेंस कर रहा है, समझिए आप। क्योंकि जो घर में लॉस हो रहा है वो बाहर में प्रॉफिट हो रहा है, बेसिकली नेट नेट। अगर हम मोटा मोटा बनिया भाषा में समझाए तो, कि कहीं तो जाके माल बेचना पड़ेगा ना, कहीं तो जाके वो रुपया कमाना होगा, और डॉलर और जो चाइना करेंसी है उसमें वो वीकनिंग करके इतना डिफरेंस हो जा रहा है कि उनका घर चल जा रहा है। और आफ्टर ऑल हमें ये चीज याद रखना होगा, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री जिसको अपने पॉपुलेशन को कंटेन करके रखना है। ये कोई प्रॉफिट मेकिंग कुछ करने का इरादा है नहीं इनका, कभी भी, कभी था भी नहीं इनका इरादा। इनका हमेशा इरादा कंटेन करने का था। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड वाला देश है, आय हाय हाय आय हाय, देखिए देखिए ये नंबर देखिए आप, क्या बात है, मतलब हर ये साल ऑफिशियल डेटा है, एकदम बदतमीज के तरह। क्या बोले? ये ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट डेटा है, मैं बस बताना चाहूँगा, और ये यस अभी जून महीने तक का डेटा है। यस, देखिए आप, बढ़िया। देखिए ऐसा देश हो तो ऐसा हो, मैं बस वरना क्या बताना है। चाहूँगा जितना इन लोगों ने अभी जून तक खर्चा किया उतनी इंडिया की इकोनॉमी है। ये लोग हाँ, ये लोग एक देश खा गए खर्चा करने में। अब देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे एक देश के बारे में जो क्या कर रहा है, रेवेन्यू और लाइक उसका एक्सपेंडिचर के बीच में गैप है, बाहर जाके बेच रहा है। और एक अब और ये इंटरेस्टिंग दूसरा चीज देश है। भाई साहब, यस चाइना से मूव यस यस करने से पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूँगा। तो चाइना के अंदर ना लोकल इकोनॉमीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स के पास पावर बहुत है, उनको अच्छे से नर्चर कराया जाता है। उसके अंदर भी वो लोग रेवेन्यू कहाँ से उठा सकते हैं, अगर उसके अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लिमिट लगा दी गई है अब, कि भाई और नहीं करना है खर्चा, फ्यूचर खर्चे मत लो अपने सर के ऊपर, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ ट्रबल फॉर देम। दे आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस टू लोअर देयर फिस्कल डेफिसिट एट दिस पॉइंट। हाँ भाई साहब। और ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जब भी कम्युनिस्ट पार्टी में रहेंगे
आप जो भी लोकल लेवल पे काम करते हैं वही फाइल आगे शिफ्ट होता है कि भाई आपने क्या काम किया। तो आपका इंसेंटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया उठाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दिखाएं, ताकि मेरा प्रमोशन हो सके। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत खराब है मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, ये दूसरा जुआरी है। ये क्या करता है, ये दुनिया भर में डॉलर देता है और खुद अय्याशी करता है। यहाँ अय्याशी थोड़ा देख लेते हैं, इनका थोड़ा क्लियरली दिख रहा है। ये जो इक्कीस जेंजी का परसेंट क्रेडिट कार्ड की अय्याशी है, वो यस यूएस यस। सालों से करता आ रहा है। आमदनी हाँ अटन्नी खर्चा रुपया भाई हमेशा से करता आ रहा है। भाई का चल रहा है फुल टोरा, भाई कर सकता बस है, भाई लग्जरी बस जी सकता है। बस बस। आप देखिए 21% सोशल सिक्योरिटी, 14% मेडिकेयर, 14% ब्याज, टोटल बजट का 14% जो रुपया। भाई क्या बोले भैया, क्या बोले, परेशान। फिर 13% हेल्थ, नेशनल डिफेंस इज 13, इनकम इज 11। आप समझिए, जब ट्रम्प बोल रहे हैं बिग ब्यूटीफुल बिल में हम मेडिकेयर को काटेंगे, मैं एक तो और चीज़ भाई बताना चाहता हूँ इसके अंदर। काटना ही पड़ेगा ना इसके यहाँ अंदर पे अगर तो। आप देखेंगे डिस्क्रेशनरी का, अगर आप देखेंगे इसके अंदर डिस्क्रेशनरी इनकम में 2 सेक्शंस आते हैं, और उसके अंदर जो आधा है डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर का यूएस का, वो नेशनल डिफेंस है। डिफेंस के ऊपर ये लोग आधा डिस्क्रेशनरी खर्चा कर देते हैं हर साल। दैट्स कहाँ ऑल्सो दिक्कत आपको समथिंग, जिसके अंदर इनके डिफेंस प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो अब ग्लोबल मार्केट में थोड़े से स्ट्रगल भी कर रहे हैं बिकने में, तब इतना खर्चा कर रहे हैं ये लोग। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, एक का प्रॉब्लम ये है कि वो घर को बांध के रखा है, घर में लॉस करता है, बाहर प्रॉफिट करता है। दूसरा क्या करता है, अपना क्रेडिट कार्ड चलाते रहता है, उसका क्रेडिट कार्ड तो मोनोपोली है, सबको उसका कार्ड चाहिए, तो वही है खरीदने वाला। तो आप देख सकते हैं क्या हालत हो रखा है उसका, लाइक सोशल सिक्योरिटी हो जाए, मेडिकेयर। इसीलिए जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसमें भाई साहब ने क्या बोला है कि मेडिकेयर काटेंगे वो, लाइक होता है ना, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी काटेंगे वो। ये सब काटने का वजह क्या है, यहाँ काटेंगे तभी तो वो डिफेंस बढ़ा सकते हैं। जब भी कोई कंट्री का डिफेंस, लाइक होता है ना, वो डिफेंस स्पेंडिंग और इंटरेस्ट स्पेंडिंग बढ़ जाता है डिफेंस स्पेंडिंग से, दैट जस्ट शोज कि डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। अमेरिका इज इन डिक्लाइन। अब डिक्लाइन 50 साल भी चल सकता है। अब ब्रिटेन को ही देख लीजिए, 50-100 साल से डिक्लाइन ही चल रहा है उनका, पता नहीं कितना डिक्लाइन करेगा, भाई कब साहब, भस्म होंगे समझ ही मैं बस नहीं आ बोलना रहा चाहूँगा, आप एक बार नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करिए, आपको है। एक अच्छा। और बढ़िया चीज़ दिखाएंगे हम सबको। हाँ। नीचे रहिए, और नीचे रहिए, अच्छा तो और नीचे रहिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आहा, देखिए देखिए देखिए, ओहो, क्या बात, क्या बात। और इसके ऊपर ट्रम्प भाई साहब क्या बोल रहे हैं, 4 ट्रिलियन और फूक देते हैं। दोस्तों क्या है, क्या है, हलवा है हमारे लिए तो। हमारे को क्या है, आने वाली पीढ़ी देखेगी उनकी। ये स्पेंडिंग ट्रेंड्स और इकोनॉमी जीडीपी का ट्रेंड है। जीडीपी अभी भी इनके ऊपर जा रही है, तो यूएस ऐसे हाँ सोटू से पूरा डिक्लाइन में तो नहीं है। वो बेसिक हाँ जो राइज होता है वो तो होता ही रहता है। मैं हाँ। आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसके बगल वाला लिंक अगर आप खोलेंगे तो आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि ये जो बगल बिग वाला ब्यूटीफुल बिल, आपका ऊपर जो टैब है उसमें जो खुला हुआ है, हाँ जी, ये आप देखिए। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये यूएस का है, और इसके अंदर भाई साहब मैं बस आपको बताना चाहूँगा 2024 के बाद ये जो ऊपर जा रही है स्पेंडिंग और रेवेन्यूज़ का जो गैप जो बढ़ता जा रहा है, वो ये ट्रम्प भाई साहब का बिग ब्यूटीफुल बिल की वजह से दिखा रहा है। ये प्रोजेक्शन उसकी वजह से है। ले लो, एजी ले लो, लो। और ये जो और आप 19 के बाद में एक हाइक देख रहे हैं, ये उन्होंने कैश बांटे हैं। ये 19 में जो हाइक में दिख रहा है ना, 19 के बाद में बेसिकली कोविड के हाइक है। ये उन्होंने इतने पैसे बांट दिए हैं, इस तरीके से बांटे उन्होंने पैसे कि भाई इतना बड़ा जंप आ गया था। अब उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वो बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद में ये बता रहा है कि ट्रिजेक्टरी अपवर्ड्स है। सिंपल चीज है, ये दोनों हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे इंडिया का, कि इंडिया कहाँ है और इंडिया का क्या गेम है इस चीज के अंदर। अब जैसे आप इंडिया का देखेंगे, ठीक है, पहला बात, इंडिया में अगर आप देखें बजट का, ये जो ये मिनिस्ट्री का है डेटा भाई साहब, इफ मैं हाँ जी भाई हाँ, साहब, सीधा तो मिनिस्ट्री ये ऑफ बजट फाइनेंस, कोई भी साइज जा है। करके देख सकता है वहाँ पे। यस, ये बजट साइज है। अगर आप देखिए टैक्स रेवेन्यू और सब कुछ ठीक ठीक करके, डेट रिसीट 15 है, मतलब ठीक ही चल रहा है। ऐसा कुछ बहुत क्रेजी कोई डेट नहीं ले लिया है, फिजिकली भी प्रूडेंटली खेला जा रहा है। लाइक होता थोड़ा सा जूम भी अगर करना चाहें तो, कि अलग अलग चीजों से कर रहे हैं। स्मॉल प्रोविडेंट फंड्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, डिविडेंड प्रॉफिट, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्सेस,
जीएसटी सब कुछ कर रहे हैं बेसिकली। अब आ जाते हैं खर्चों के ऊपर में। खर्चों में देखिए आप, दुनिया भर के खर्चे हो रखे हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ देखिए, इकोनॉमिक सर्विस, जितना चादर है उतना ही पैर फैला रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और बाकी मैंने आज नीलकंठ मिश्रा का एक ग्रो पे देखा है, हलन दीदी के साथ में, हलन आंटी, हलन मैडम जी के साथ में, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात बोला, इंडिया कुछ क्रेजी नहीं कर रहा है। ये हमने इस पॉडकास्ट पे पहले भी बोला है, इंडिया कुछ क्रेजी नहीं कर रहा है, इंडिया बस अपना नॉर्मल चल रहा है। बाकी लोगों ने इतना कर्जा ले लिया है और इतना खुद की इकोनॉमी के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है ना, बहुत ज्यादा ट्राई करके, वो लोग इवेंचुअली खुद फेड आउट करें। और दूसरा चीज, कभी भी कोई भी देश बाहर किसी के भरोसे पे ना कभी ग्रो नहीं करता है। मोमेंटरी बम्प मिलेगा, बट कभी भी फुल टाइम ग्रोथ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को, अमेरिका का जो ग्रोथ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो पूरा रीबिल्ड अमेरिका से वजह से हुआ। तो अमेरिका गॉट अ ह्यूज बूस्ट। जो अब चाइना को बूस्ट मिला है, चाइना ने उस कैपेसिटी, अमेरिका ने एटलीस्ट प्रॉफिट तो किया उससे, चाइना बस कैपेसिटी एक्सपेंशन करता जा रहा है इस चीज के साथ में। उसको प्रॉफिट्स भी नहीं मिले हैं, उसको बस ट्रेड सरप्लस मिला है सो कॉल्ड। तो अब यहाँ पे वो ट्रेड सरप्लस के साथ कितना लंबा खेल सकता है, अब इतना कैपेसिटी बना लिया है। अगेन मैं वही पॉइंट रेज करूंगा, कोई खरीदने वाला अगर कोई खरीदेगा नहीं तो फिर किसको बेचेंगे? एंड डाउन द लाइन सारे देश धीरे धीरे खुद का बनाना स्टार्ट कर देंगे, जैसा भी बनाएंगे खुद का बनाएंगे। तो दैट इज समथिंग विच आई फील इज एन इम्पोर्टेंट लाइक सेगवे। भाई साहब कुछ राय है आपकी? फिर अरे मैं खत्म, बस आज का हमको लग रहा है एक चीज़ लंबा हो हाईलाइट गया। करना चाहता हूँ। अमेरिका यूज टू बी द इनोवेशन हब फॉर ग्लोबल इकोनॉमीज। वो शिफ्ट होकर धीरे धीरे चाइना की तरफ जाता जा रहा है। चाइना इनोवेशन बहुत भारी तरीके से कर रहा है एक्सपेंडिचर के साथ साथ, तो वो एक लंबी चीज़ है और उसका जेस्टेशन पीरियड हमेशा लंबा रहता है, बट वो हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देके जाती है, इनोवेशन, रिसर्च एंड ये सब चीज़ें। एक वो चीज़ है, तो देखते हैं कि चाइना क्या करेगा। दैट्स अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट, क्योंकि ये पूरा जो मैंने हम लोग आज बताए हैं आपको, जो डेफिसिट वाला है, चाइना का प्रॉब्लम्स है, ये सब सब आज के हिसाब से है। कल को अगर कुछ ऐसा इनोवेशन आ जाए जहाँ पे एफिशिएंसी या कुछ ऐसा कुछ बदल जाए एकदम, पर आई फील एक विनर निकलेगा, दोनों विनर नहीं निकल सकते। और आई जेन्युइनली थिंक एक जन उभर के आएगा। दोनों एआई वैसे क्या रेस में रहता बहुत है, आगे तो हैं। वो देखने वाली चीज़ है। मैं दो तीन चीज़ें बोलना चाहता हूँ इनोवेशन में चाइना जो क्रेजी कर रहा है। एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर चाइना ने एक तरीके से मोनोपोली बना ली है। रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर भी सबसे बड़ी जो विनिंग स्ट्रैटेजी निकल सकती है वो बैटरी टेक हो सकती है। बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है बहुत लंबे टाइम से, बट कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया आज तक। फाइनली चाइनीज़ कंपनीज ने मोबाइल फ़ोन के अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरीज डाल दी हैं, जो कि हाई कैपेसिटी बैटरीज हैं, हाई डेंसिटी बैटरीज हैं। उनका देखो क्या रहता है, अगर वो सही से रहती है तो दे कैन बिल्ड इट फर्दर एंड कार्बन बैटरीज की तरफ और मूव कर सकते हैं। कार्बन बैटरीज वो यूटोपियन बैटरी ड्रीम है, जो पीक टेक अभी आज के डेट में हमें पता है कि जो हो सकती है। वो ग्राफीन बैटरीज जो बोलते हैं कार्बन बैटरीज की, एक पतली सी स्ट्रिप के अंदर डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकते हैं। तो एक वो हो सकता है। दूसरा ऑब्वियसली एआई, जो कि एक मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के अंदर रिटर्न्स देगा चाइना को, डिपेंडिंग चाइना कैसे उसके ऊपर बिल्ड करता है। तीसरा जो मेरे को लगता है कि भाई ओवरऑल जो सोसाइटल तरीके से चाइना जो अपने कंट्री को चलाएगा, क्योंकि जब एआई और ये सब चीज़ें आएंगी तो टेक चेंज के साथ साथ ये सब इकोनॉमी बहुत बढ़ेंगी। एक तो आर्ट वाली इकोनॉमी बढ़ेगी, एक सोसाइटल जो आपका कंजम्पशन इकोनॉमी है उसमें थोड़ा राइज आएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज ह्यूमंस थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं। तो चाइना किस हिसाब से वो चीज़ मैनेज करता है वो देखना होगा, क्योंकि चाइना अभी फॉर प्रॉफिट इतना फोकस नहीं कर रहा है, और एज इकोनॉमी लेवल उसके अंदर कंपनीज करती हैं फॉर श्योर फोकस, बट जब वो एज इकोनॉमी लेवल धीरे धीरे फोकस करने के बारे में, बिकॉज कंजम्पशन इकोनॉमी ऐसे नहीं चल सकती कि भाई फॉर प्रॉफिट नहीं करना है, बिकॉज उसके अंदर सबके इंसेंटिव्स अलाइन करने पड़ेंगे इनको। अब इनकी इंटरनल कंजम्पशन इकोनॉमी बहुत मेजर नहीं है, इंटरनल कंजम्पशन इकोनॉमी इनकी बहुत लिमिटेड तरीके से डेवलप्ड हुई है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। तो वो वाली चीज़ भी एक देखने लायक है कि कैसी रहेगी। एक अच्छा, मेरा लास्ट मैं पॉइंट एक है, और वो चीज़ बोलना रेफर। चाहता हूँ, जो ऑब्जर्वेशन इस पूरी वीडियो का सब की टेक अवे जो मैं डिस्ट्रिक्ट करके बोल रहा हूँ, तीनों कंट्रीज एंड लाइक और भी जितनी भी कंट्री हैं ग्लोबल की, सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी रहती है। चाइना यूएस की तो भाई योलो है, सबको पता है, यू ओनली लिव वंस, तो खर्चे पेल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अमेरिका के अंदर सूरज नहीं डूबना चाहिए और अमेरिका कैन अफोर्ड टू टेक मोर एंड मोर डेट, तो दे विल टेक इट। दूसरा जो है अभी अमेरिका स्ट्रेस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल जो डॉलर्स की जो डोमिनेंस है
वो धीरे धीरे उसके ऊपर भी कंट्रीज अब स्ट्रेटेजिकली कम करने की ट्राई कर रही है रिलायंस। अगर वो हो गया ना और कंट्रीज अगर डॉलर नहीं मांगेंगी और तो अमेरिका का वो डेट बहुत भारी पड़ेगा उनके ऊपर रीपे करने के अंदर। अभी तो और उनका अभी डेट भी इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि वो कंट्रीज अभी डॉलर्स ले रही हैं उससे, लेकिन कंट्रीज़ को वो जब वो डेट बनता है तो वो उनको सर्विस भी करना पड़ता है। वो जब वो ग्लोबल होगा तो इट विल बी अ That's a शिफ्ट। 20-25 year trend, मतलब it's not a इट्स अ लॉन्ग ट्रेंड, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बट इट विल बी अ शिफ्ट। रिलायंस तो अभी एक झटके से ख़त्म नहीं होगी, बट आई थिंक अमेरिका उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में आए क्योंकि उसका भी थोड़ा फ़र्क है कंट्रीज़ के लिए। 20-25 ईयर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग टाइम टू बी yeah, true, ऑनेस्ट true. इफ़ यू लुक एट Yeah, इट। correct. चाइना तो भाई देखो, चाइना का चल रहा है कि भाई हम चलेंगे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हिसाब के हिसाब से, टिपिकल जो हिसाब किताब है वैसा ही है। चाइना की आइडियोलॉजी सिंपल है, स्ट्रेट है, जो उनकी आइडियोलॉजी पूरे कंट्री को लेकर के। इंडिया चल रहा है भाई मारवाड़ी बनी है हिसाब किताब से, भाई गुजराती फुल धंधेली हिसाब किताब जो मेरे को दिख रहा है कि भाई अब ये ऐसे करना पड़ेगा। एक चीज़ जो इंडिया बहुत ख़राब करता है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी। हमें स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये मैं जितने पॉडकास्ट में बोलूँगा आई थिंक उतना कम है जब तक नहीं हो जाता। हमें स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंसेंटिव अलाइनमेंट की ज़रूरत है। इंडिया में वो चीज़ हम बहुत ख़राब तरीके से कर रहे हैं। रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर इंडिया ज़्यादा काम नहीं करता है। इंडिया शॉर्ट माइंडेड होकर के चीज़ें करता है। लॉन्ग फॉर साइटेडनेस और विजन नहीं है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, एंड उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं हमेशा। हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, हम ट्रेंड्स को सेटल या ट्रेंड्स के अंदर हम खाली रिसर्च भी नहीं कर पाते। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जी भाई साहब। I think भाईसाहब ने पीछे pretty much डिस्टिल कर दिया है पूरी चीज को। मेरा एक ही पॉइंट है, चाइना हैज बीन रियली प्रेशरिंग हम लोग को भी रेयर अर्थ को लेके बहुत। आजकल उन लोगों ने रेयर अर्थ पे कंट्रोल्स लगा दिए हैं और बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी है जो बहुत मेजर तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रेयर अर्थ का ब्यूरोक्रेसी को बढ़ा दिया है rather देन रोकने को। और बहुत सारे कंपनीज का वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं एप्लीकेशन, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बट उससे बहुत सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर भी। और ये बेसिकली उनका टैक्टिक है क्योंकि अब उनका डोमिनेंस बढ़ गया है। इंडिया में भी कुछ लोग हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, लगे तो ना उनको फॉलो कर सकते हैं। तो वही चीज है, तो ये एक अच्छा सेगमेंट है एज अ होल। रेयर अर्थ पे भी एक वीडियो बनाएंगे हम फ्यूचर में, तो रेडी रहिएगा उसके लिए। उसी के हमने साथ खत्म एक करें। वीडियो बनाई है रेयर अर्थ के ऊपर, पहले वो जाके अच्छा, देखो। हाँ हाँ, लिंक कर हाँ, देंगे हम। इंट्रो इंट्रो ले लो पहले। देखते नहीं हो एक हाँ तो तुम लोग, हम क्यों बनाए अगली हाँ वीडियो। पिछली बार हमने हाँ, बोला था उसके ऊपर लाइक कमेंट आने चाहिए, नहीं आए इसलिए हमने दूसरी नहीं बनाई। अब जा करके यस देखो, लाइक शेयर कमेंट करो उसको। हम बना देंगे और एक उसके ऊपर उसका एक यस। एडिशन कर देंगे क्योंकि ज़रूरत तो है। बट अगर हाँ, तुम लोग देखोगे तो हम क्यों करें, इंसेंटिव कहाँ है हमारे पास।